नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीका अकेडमी में। अपन आज बात करेंगे सीईटी के बारे में। आपको पता है कि सीईटी का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है। 12वीं के स्तर की जो सीईटी है, उसका नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है और जल्द ही आपके स्नातक स्तर वाली जो ग्रेजुएशन वाली सीईटी है, उसका भी नोटिफ़िकेशन आपके जारी कर दिया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें कि क्या बदला है सिलेबस में, ये आपको ध्यान रखना है। इतना बड़ा सिलेबस है, इस बार क्या ऐड हुआ है, क्या रिमूव किया गया है सिलेबस में। समझे 120 प्रश्नों का गणित मतलब पहले जो आपका पैटर्न था लगभग पैटर्न बदल दिया गया है आपका। इस बार 120 प्रश्नों का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। इस तरह की सारी डिटेल्स अपन इस वीडियो में जानने देखने वाले हैं, ठीक है? शुरू करते हैं सेशन को, उससे पहले एक बार बेल आइकन को दबा दबा दीजिए और सेशन को अपने यार दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। सीईटी का समस्त कोर्स यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। पहले अपन ने वनपाल भर्ती के लिए भी करवाया है, फ्री में बुकलेट्स आपको टेलीग्राम पर डाली है, तो उनको देखना ना भूलें, ठीक है? अभी वनपाल का एग्जाम भी आपका 4 दिन बाद में है, तो सभी लोग उसको जरूर शेयर करना। सबसे पहली बात शुरू करते हैं कि एग्जाम डेट और फॉरम डेट के बारे में। फॉरम आपके शुरू हो चुके हैं आज से 24 जून से 23 जुलाई तक चलेंगे आपके फॉरम। से कब तक है? 24 जून से 23 जुलाई 2026 तक आपके ये फॉरम चलेंगे, 1 महीने के फॉरम है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है आपके एग्जाम डेट, ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि अगर देखोगे तो 4 महीने हैं, 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपके ये एग्जाम डेट है, 3 दिन तक आपकी परीक्षा चलेगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो जिससे आपको डर लगता है क्योंकि जैसे आपका पीएसआई का रिजल्ट जारी हुआ, पीएसआई के रिजल्ट में आपने क्या देखा, कुछ बच्चों के 16 से 17 नंबर भी बढ़े हैं। 5 तारीख वाला जिसका पेपर था उनके 16-16 नंबर बढ़े हैं। तो कहीं न कहीं इसको लेकर भी लोगों में आक्रोश है, ठीक है? तो ये नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया आपकी सीईटी में भी अपनाई जाएगी, ठीक है? किसी के लिए फ़ायदेमंद और किसी के लिए ये श्राप आपके लिए साबित होगी। तो ये नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया होगी आपके। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके 40% का। 40% जो आरपीएससी करती है कि न्यूनतम अंक 40% होंगे, ये आपको याद रखना है। 120 प्रश्नों का आपका पूरा गणित होगा, ठीक है? 240 अंक आपकी इस परीक्षा में रहने वाले हैं। 2.5 घंटे का पेपर होगा और 1/3 मार्क्स लगभग 33% आपकी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में रहेगी। एक और बात इसमें याद रखनी है, जो 10 मिनट आपको अतिरिक्त दिए जाते हैं ई ऑप्शन भरने के लिए, ठीक है? वो तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, वो तो एक तरह का पैटर्न बन चुका है, हर पेपर में ये रहना है आपके, चाहे आरपीएससी की बात हो या अधीनस्थ बोर्ड की बात हो। इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग की जानी है, नेगेटिव मार्किंग ऐसी है कि यदि आपने ई ऑप्शन नहीं भरा, तो वहाँ भी आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और यदि आपने प्रश्न गलत किए, वहाँ भी आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 जगह आपके नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, तो आप सभी को अब चालू हो जाना है, पढ़ाई चालू कर देनी है। फ़ोकस करके पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो डर था कि 40% नंबर आएँगे कि नहीं आएँगे, वो डर कायम रहेगा क्योंकि अब सरकार ने ये फिक्स कर दिया है कि वैलिडिटी 3 साल ही रहेगी। लोगों के मन में बार-बार सवाल आ रहा था कि क्या सरकार चेंज करेगी क्योंकि लोगों ने दबाव बनाने की बहुत कोशिश की, दबाव समूह कार्य कर रहे थे, लेकिन ये फिक्स हो चुका है कि 3 साल इसकी वैलिडिटी रहनी है। 3 साल का मतलब ये है कि आपके साथ में 3 साल तक कम से कम नए बच्चे तो नहीं आने वाले, है ना? जैसे कोई बड़ी भर्ती आ गई, वहाँ पे 40,000 लोग या 30,000 लोग निकल गए एग्ज़ाम देके। उसके बाद में आपके पास ये बड़ा चांस रहेगा क्योंकि स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो वैलिडिटी रहनी है 3 साल। आप ये मान के चलिए कि अगले इलेक्शन 2028 तक अगली सीईटी होगी। आपको निडर होके तैयारी करनी है, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है 3 साल से लेके 3 साल की बात को लेके, ठीक है? शुरू करते हैं सिलेबस में क्या-क्या बदलाव हुआ है, सिलेबस में क्या-क्या बातें जोड़ी गई है, ठीक? देखते हैं एक बार। ये रहा आपका सिलेबस और इसमें बात करते हैं सब्जेक्ट की। ये बता दिया मैंने कि 120 प्रश्न होंगे, 240 अंक का होगा और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें बात करते हैं कि राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है जो कि आपके हर किसी भी राजस्थान के एग्जाम है उसका हिस्सा होती है। राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल। इस बार भारत का भूगोल आपके एक-एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? उसके अलावा है राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। पिछला जो सिलेबस था आपका उसमें इंडियन पॉलिटी में सिर्फ संविधान था। संविधान से मतलब आपके संविधान की विशेषता, संविधान के स्रोत, संविधान सभा कैसे बनी और उन्होंने किस तरह संविधान का निर्माण किया, वो बातें आपके सिलेबस में थी। यहाँ ऐड कर दिया कि संविधान तो पढ़ना ही पढ़ना, आपको इंडियन पॉलिटी में आपकी कार्यपालिका पढ़नी है, कंप्लीट संसद पढ़नी है, ठीक है? तो सारी इंडियन पॉलिटी आपके ऐड कर दी गई है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो पहले थी वही अब है, बस एक नया एक्ट आपके जोड़ दिया गया है सिलेबस में, जो कि मनरेगा का नाम चेंज किया था बीवीजी रामजी, वो आपके सिलेबस में ऐड किया गया है।
उसके बाद में है दैनिक साइंस। अब नाम की दैनिक साइंस है यहाँ पे, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है साइंस को लेकर, कि जो साइंस दी गई है आपके पेपर में लिखा हुआ है कि दैनिक साइंस, ठीक है, लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि आपके स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रश्न आएंगे, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी के आपके प्रश्न आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी के आपके प्रश्न आएंगे, तो लगभग लगभग साइंस आपके ठीक ठाक ऐड की है, ठीक है, तो उसको आप दैनिक साइंस सोच के कि भाई 2 दिन में पढ़ दूंगा, ऐसा नहीं, करंट जोड़ के आपके ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे साइंस में, तो इस पे थोड़ा फोकस करना है साइंस पे। उसके बाद में रीजनिंग है, मैथ है, जो आपके सदाबहार सब्जेक्ट होते हैं, करंट अफेयर्स आपके आनी है, जन स्वास्थ्य जिसकी चर्चा चल रही थी कि इस बार सिलेबस में कुछ ऐड होगा, तो वो क्या हुआ, जन स्वास्थ्य, अपने आप में एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है जन स्वास्थ्य नाम से, और इसमें 4 पॉइंट है आपके, कि आपके प्राथमिक चिकित्सा कैसे प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में कि जो आपके जो मरीज होते हैं, जैसे कार्डियक हार्ट वगैरह के जो मरीज होते हैं, उनकी पहले स्तर पर जैसे उनकी तबीयत बिगड़ी, तो आप पहली बार क्या उपचार उनका करोगे, तो वो सारी चीजें इसमें ऐड की गई है। बट इस बच्चों का स्क्रीन टाइम घटाना, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं फोन यूज करते हैं, उनको कैसे फोन से बचाए, उस तरह की डिटेल्स आपके, या फिर नशीली दवाओं का जो सेवन करते हैं युवा, उनको क्या उनके उपचार हो सकते हैं, कि कैसे उनको दूर कर सकते हैं, क्या समाज में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, किस तरह के आपके प्रचार प्रसार होगा, वो सारी चीजें आपके सिलेबस में जोड़ दी गई है। कंप्यूटर आपके सिलेबस में पहले भी था, इस बार भी है, और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। पूर्णांक जो भी है आपका, उसमें 1/3 आपके नकारात्मक अंकन होगा, बिल्कुल ये बात अपन देख चुके हैं, आगे डिटेल सॉल्यूशन कर चुके हैं इसका। आगे आ जाइए, देखते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में, कंप्लीट सिलेबस के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, इनको छोड़ दे तो बाकी का सारा टॉपिक अपन यहाँ पे फ्री में यूट्यूब पर पढ़ेंगे, ठीक है, और इसकी फ्री बुकलेट जिस तरह बनपाल में मैंने बुकलेट बना के डाली है, जिस तरह आप उसको प्रिंट आउट निकलवा के भी पढ़ सकते हैं, कुछ दुकानों पर भी हमने डाली थी, वो आप ले सकते थे वहां से, इस तरह की बुकलेट भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो जितने भी साथी सीईटी में इंटरेस्टेड है, वो सारे लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान का इतिहास दिखने में बहुत छोटा लग रहा है आपको, ठीक है, लेकिन इसमें कंप्लीट राजस्थान की हिस्ट्री आपके सिलेबस में ऐड की गई है, क्योंकि प्राचीन सभ्यता एवं पुरातात्विक स्थल, अब सभ्यताओं में सारी सभ्यताएं आ गई, चाहे आपके कालीबंगा की बात होगी, चाहे आपके आहड़ सभ्यता की बात होगी, या ताम्रयुगीन कांस्ययुगीन सभ्यताएं जितनी भी है, सारी सभ्यताएं आपके सिलेबस में ऐड कर दी गई है। उसके बाद में है पुरातात्विक स्थल, जितने भी पुराने स्थल है वो सारे इसमें ऐड हो चुके हैं। उसके बाद में है शासक और उनकी उपलब्धियां। कुछ एग्जाम्स में होता ये था कि लिख देते थे कि चौहान वंश आपको पढ़ना है, ठीक है, गोहिल वंश आपको पढ़ना है, इस बार इन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, आपको सारे ही प्रमुख शासक पढ़ने हैं। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रतिहार भी पढ़िए, परमार भी पढ़िए, पूरी राजस्थान के राजा जो भी वंशावली है वो आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं आधुनिक राजस्थान में, तो 1857 की क्रांति है, किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। ये 4 टॉपिक में कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री हो चुकी है, तो आपके राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट है, एक भी टॉपिक आपको छोड़कर नहीं जाना है। कुछ लोग बोलेंगे इसमें से कि भाई साहब, हम तो क्या सिक्के सिलेबस में लिखे हुए हैं क्या? पुरातात्विक स्थल आप पढ़ोगे तो वहां से क्या मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे, अभिलेख मिलेंगे, तो पढ़ना है आपको, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, जैसे अभी आपके पेपर हुआ था, उसमें ऐतिहासिक व्यक्तित्व के प्रश्न पूछे गए थे, तो जो 10वीं क्लास की बुक है, वो इसमें मेन रोल निभाने वाली है, उसको भी अपन यूट्यूब पर पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्राचीन साहित्य में यदि आप देखोगे, मृदभान टाइप का एक अलग से टॉपिक ऐड करते हैं, जो कि आरबीएसए की नई बुक में उसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो वहां से आपके ये जो पुरातात्विक स्थल है, प्रमुख प्राचीन सभ्यता है, इसका आपका ये मान लीजिए कम से कम 2 प्रश्न इस एक पॉइंट से आने हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो बात करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में, ठीक है। राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में देख लीजिए, इसमें क्या क्या सिलेबस में आपके ऐड किया गया है। स्थापत्य है, चित्रकला है, और लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य और लोक नाटक आपके सिलेबस में है। प्रमुख धार्मिक पंथ और लोक देवता। धार्मिक पंथ से क्या मतलब है, आपके सभी संप्रदाय, सभी प्रमुख संत एवं संप्रदाय, संत एवं संप्रदाय। अब आप लोग सोचोगे यार, संप्रदाय लिखा हुआ है, संत भी पढ़ने हैं क्या, तो संप्रदाय को बनाएगा कौन, उसकी स्थापना करेगा कौन, संत करेंगे, पढ़ना है। उसके बाद में है सामाजिक जीवन। अब सामाजिक जीवन में क्या आएगा, वेशभूषा आएगी, आभूषण आएंगे, मेले त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। भाषा, बोलियां और साहित्य आपको पढ़ना है। कला संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे अभी आपके गबरीबाई का निधन हो गया था, कौन थी गबरीबाई, कौन थी, मांड गायिका, मांड गायिका थी,
गंगाराम भील है, इन्हें अभी आपके पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इस तरह के व्यक्तित्व जो राजस्थान की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं, वो सिलेबस में इस बार अलग से लिखा गया है। पहले होता था कि जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, उसमें अपन पढ़ते थे। इसका मतलब ये है कि अलग से पॉइंट लिखने का मतलब है कि 1 या 2 व्यक्तित्व तो यहाँ से पूछे जाएँगे। हर पॉइंट से 1-2 व्यक्तित्व तो आपके पूछे जाएँगे। तो ये आपका एक बड़ा फोकस रहने वाला है प्रमुख व्यक्तित्व पे। पहले आप पढ़ते थे कौन-सा वाद्य यंत्र कौन बजाता है, अब अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? पहले अपन 4-5 लोग पढ़ के काम निकालते थे। अब आ जाइए भारत के भूगोल पर। इंडियन ज्योग्राफी में क्या है? भारत के भौगोलिक प्रदेश जिसमें आप पढ़ते ही हो पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। प्रमुख नदियाँ हैं, बाँध है, झील और सागर है। सीटी में पहले आपके बाँध और झीलें सिलेबस में नहीं हुआ करती थी। इवन आरएस की परीक्षा में भी आपके बाँध वगैरह, सागर वगैरह आपके नहीं होते हैं सिलेबस में, नहीं पढ़ते लोग बाग, सिर्फ नदी और झील पढ़ते हैं। ठीक है? इस बार आपको बाँध भी पढ़ना है, सागर भी पढ़ना है, तो थोड़ा-सा स्टैटिक टाइप का जीके आपका हो जाता है, जो एसएससी वगैरह में पूछा जाता है। वन्य जीव एवं अभयारण्य है, ये आप वैसे भी जैव विविधता में पढ़ लेते थे। आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, तो कुल मिला के इकोलॉजी आपको 2-3 जगह देखने को मिलेगी। ये आपके दैनिक विज्ञान के सिलेबस में भी है, दैनिक विज्ञान में भी ये आपको देखने को मिलेगी और भूगोल में भी आपको, ज्योग्राफी में भी ये आपके सिलेबस में मेंशन की हुई है। इंडियन ज्योग्राफी का कोई ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, खनिज आपके सिलेबस में नहीं है, ऊर्जा आपके सिलेबस में नहीं, जो सबसे खतरनाक टॉपिक आप इंडियन ज्योग्राफी में मानते हो कि उद्योग है, खनिज है, ऊर्जा है, वो आपके सिलेबस में, वो कृषि वगैरह नहीं है। कुल मिला के अगर 10 पेज का ये टॉपिक है तो बाकी सारे टॉपिक 10 पेज के हैं, तो 20 पेज में आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी और आप कराएँगे अपन यहाँ पे यूट्यूब पर, ठीक है? बस आपको डटे रहना है। वैसे राजस्थान पॉलिटी क्लास अपन शुरू कर चुके हैं, राज्यपाल की एक क्लास डाल दी है। अभी तक लोगों का कोई कमेंट वगैरह नहीं आया है कि बाकी भी करवाना है, नहीं करवाना है। ठीक है? इसके बाद में है आपके राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल कंप्लीट है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, पढ़ो सिलेबस को या ना पढ़ो, आपको तो कंप्लीट भूगोल पढ़ के जानी है। क्यों पढ़ के जानी है? क्योंकि जो यहाँ बच जाएगा वो आप पढ़ोगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, वहां भी आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक कृषि, ऊर्जा, उद्योग लिखे हुए हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको किंतु परंतु नहीं करना है, ज्योग्राफी की बुक में जितने भी टॉपिक है सारे ही पढ़ने हैं। तो इसका तो आपका ये एकमात्र सॉल्यूशन है, इसको भी अपन करवा देंगे, ठीक है? हालांकि करवा रखिए, वापस से करवा देंगे सीटी के हिसाब से। आगे आ जाइए। अब है पॉलिटी, जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या 12th वाले स्तर पर, 12th लेवल के स्तर पर इंडियन पॉलिटी इतनी सारी चीजें ऐड करनी चाहिए या फिर साइंस टेक का जो इतना बड़ा पोर्शन ऐड किया है वो करना चाहिए, लेकिन किया गया है सिलेबस में ऐड। ध्यान रखना। पहले बात करते हैं भारतीय संविधान की। संविधान है, संविधान की प्रकृति, उद्देश्य, उद्देश्य का जो आपकी प्रस्तावना होती है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व जिसको आप डीपीएसपी बोलते हो, और बात करें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग। आयोग में सिर्फ निर्वाचन आयोग आपको पढ़ना है, बाकी के आयोग कैग वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ निर्वाचन आयोग आपके सिलेबस में है, ठीक है? बात करते हैं राजस्थान पॉलिटी की। तो राजस्थान पॉलिटी में भी फिर भाई वही बात आ गई आपके, कोई किंतु परंतु नहीं है, कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी जो आप बेसिक पढ़ते हो तो वो सारी कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी आपके सिलेबस में ऐड की गई है। जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल से अपन क्लास शुरू कर चुके हैं, एक क्लास हो चुकी है और अगली क्लास जल्दी डालेंगे अपन, ठीक। तो राजस्थान पॉलिटी तो अपन आने वाले 10-12 दिनों में खत्म कर देंगे, ठीक है। पॉलिटास, उसके बाद मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, लोक सेवा आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, सूचना आयोग है, मानवाधिकार आयोग है और आपके पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन, शहरी निकाय या फिर ग्रामीण निकाय भी आपके सिलेबस में डाले गए हैं और राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट है, कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी। कुछ टॉपिक है जैसे राजस्थान महिला आयोग, ये इस तरह के टॉपिक आपके पुलिस वगैरह के एग्जाम में आते हैं तो वो यहाँ पे ऐड नहीं किए हुए और वहां से प्रश्न भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट आपको ये पढ़नी है, ठीक है। आगे आ जाइए। आगे है आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था। वैसे तो आप ज्योग्राफी में काफी सारी चीजें पढ़ लेते हो यहाँ से, जैसे यदि आप किसी अपडेट ज्योग्राफी के नोट्स लेकर आते हो तो वहां आप हस्तशिल्प उद्योग, ये कल्चर में भी आपके आता है। बेरोजगारी, सूखा अकाल, ये ज्योग्राफी की के जो चीजें हैं, उद्योग, कृषि, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र की भूमिका, ये आपके ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हो। ये 2 टॉपिक तो आपके ज्योग्राफी से हैं। अर्थव्यवस्था के 3 टॉपिक आपके बचते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की समस्या, वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग का विकास के पीछे क्या कारण है, ये प्रश्न आया था वीडियो की परीक्षा में। तो वहां सिलेबस में लिखा हुआ था कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की समस्या है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था क्यों नहीं बढ़ रही है। यदि आप देखोगे राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज मिलते हैं, कितने? 82 प्रकार के खनिज मिलते हैं, 57 प्रकार के खनिजों का अपन खनन करते हैं, मतलब उनको उत्पादन करते हैं। लेकिन इतने खनिज होने के बावजूद राजस्थान आय के मामले में देश में लगभग 10वें स्थान पर है, मतलब बहुत पीछे है। इतने ज्यादा खनिज हमारे मिलते हैं, उसके बावजूद हमारा
आय के उत्पादन में हम बहुत पीछे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारे अधात्विक खनिज है या फिर जो खनन प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे सीमेंट उद्योग की बात कर लीजिए कि हमारे जो लाइम स्टॉक जो सीमेंट मिलता है सोन क्षेत्र जैसलमेर में, उतना अच्छी क्वालिटी का सीमेंट होने के बावजूद उसके खनन में हमारी जो तकनीक है उसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। इस वजह से जो ओवरऑल आपके आय सर्जित होती है वो बहुत कम उत्पादन होता है। ये प्रश्न आपके वीडियो की परीक्षा में पूछ लिया। तो जो समस्या है क्या है राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, आप सोचोगे यार ये तो कैसे ही पढ़े। जब भी आप राजस्थान पूरी ज्योग्राफी पढ़ोगे या राजस्थान की ये जो सिलेबस में टॉपिक लिखे हुए इनको पढ़ोगे तो उनमें से ही आपको निष्कर्ष निकालना है कि क्या समस्या है, कहाँ आई है। अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको ये, और अलग से पढ़ने बैठोगे तो ये हो भी नहीं पाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक आरएस मेंस में आता है ये टॉपिक। तो सीईटी में इस टॉपिक पर यदि दिमाग लगाया तो सीईटी का एग्जाम आ जाएगा, आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप पढ़ रहे हो सीमेंट, तो सीमेंट में जो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा कि भाई कहाँ कहाँ उद्योग है, सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ से सीमेंट मिलता है, उसके बावजूद जो भी नोट्स में लिखी हुई है, एक्स्ट्रा चीजें किसी बुक्स में लिखी हुई है, वो आपको देखनी पड़ेगी। प्रश्न तो आएगा क्योंकि वीडियो में आया था, रीट में प्रश्न आया यहाँ से, और लगभग हर परीक्षा में एक प्रश्न इस तरह का आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। फिर है राजस्थान की आय बजट की अवधारणा। ये आपका थोड़ा सा इसमें एक तरह का बहुत बड़ा डाटा इसमें आने वाला है कि राजस्थान की आय कितनी है, हमारा राजस्व कितना होता है, हमें कितनी आय होती है, हम कितना खर्च करते हैं, वो सारी बातें इसमें आएगी। कितना घाटा है हमारा, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं एवं अधिनियम। अधिनियम मतलब करंट अफेयर्स में जो भी आपके अधिनियम आते हैं, जो भी नीतियां आती है, जो भी योजनाएं हैं, वो सारी इसमें पढ़नी है। विकास संस्थाएं, विकास संस्था में क्या पढ़ोगे आप, जैसे राजीविका आपने पढ़ लिया, आरएफसी राजस्थान वित्त निगम आपने पढ़ लिया, वो सारी विकास संस्थाएं, रिको आप पढ़ लोगे, रिको आप पढ़ लोगे, और क्या पढ़ोगे आप, रिडको आप पढ़ लोगे। तो ये सारी बातें विकास संस्थाओं में आएगी। लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं आपके आएगी। पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ोगे तो तीसरे चैप्टर में यही होता है कि राजस्थान का अर्थव्यवस्था में ग्रामीण संस्थाओं का क्या योगदान है, कौन कौन सी योजनाओं ने इसमें विकास किया है, और इसमें आप देखोगे कि जो वित्त आयोग है उसकी क्या भूमिका होती है पंचायती राज संस्थाओं में या फिर शहरी निकायों में, कितना फंड वहां से मिलता है, वो सारी बातें आप इस चैप्टर में, अपने आप में ये एक चैप्टर है। अधिनियम योजनाएं वाला अपने आप में एक चैप्टर है। ये अपने आप में दो चैप्टरों को मिलाकर बनता है। तो कुल मिला के राजस्थान की आर्थिक समीक्षा आपकी कंप्लीट कवर हो चुकी है, क्योंकि एक चैप्टर आपके उद्योग का हो जाएगा, दूसरा कृषि पशुपालन का हो जाएगा, उद्योग वाले में ही आपके खनन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके लगभग लगभग राजस्थान की, ये अपने आप में एक चैप्टर राजस्थान की अर्थव्यवस्था का, तो लगभग आपके 12 चैप्टर में से 9 चैप्टर आपके सिलेबस में सीईटी में लिखे हुए हैं। हालांकि अपन करवाएंगे यहाँ पर, आपको टेंशन नहीं लेनी ज्यादा। फिर ये अपने आप में नया अधिनियम है जो मनरेगा था 2005 वाला, इसी का नाम चेंज कर दिया गया, सरकार ने नाम बदल दिया है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन, ग्रामीण लगा दिया गया क्योंकि गांवों में चलती है, और नाम है वीवीजी राम जी, ये शॉर्ट नाम है इंग्लिश का, थोड़ा सा फेमस नाम यही है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपने आप में अधिनियम है, एक पन्ने का एक पेज का काम है आपका, हो जाएगा काम, लेकिन एक प्रश्न तो पक्का ही है क्योंकि अलग से लिख दिया, अलग से पॉइंट है सिलेबस का, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान इकोनॉमी, ये आपका फोकस सब्जेक्ट रहने वाला है, कारण क्योंकि ज्योग्राफी का हिस्सा भी इसमें है और इकोनॉमी का करंट अफेयर्स का हिस्सा भी इसमें है। ठीक है, अब जो आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है वो है साइंस। अब आप बोलोगे चिंता का विषय क्यों, क्योंकि बायोलॉजी तो हम पढ़ते आ रहे हैं, तो चिंता का विषय कैसे हो सकता है। बायोलॉजी आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, ये थोड़ा सा आपका फोकस क्षेत्र रहने वाला है। पूरी इकोलॉजी आपके एक ही पॉइंट में आ चुकी है, तो 40 पेज की आप इकोलॉजी पढ़ते हो, वो पूरे एक पॉइंट में डाल दी इन लोगों ने कि पर्यावरण अध्ययन है, उसमें पारिस्थितिकी तंत्र पूरा पढ़ना है, उसकी संरचना। अब यदि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना अगर यहाँ पे सिलेबस में नहीं लिखते तो आपका काम आसान हो जाता। संरचना लिख दी है, इसका मतलब आपके पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में क्या क्या आता है, एक तो आपका जैव मंडल आ जाएगा, ठीक है, या फिर इसमें आप मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे वनपाल की साइंस पढ़ाई थी तो मैंने वहां बताया था आपको, पिरामिड बनते हैं, कौन सा पिरामिड उल्टा बनेगा। अब यदि पिरामिड आप पढ़ने बैठोगे तो आपको सारी चीजें पढ़नी है, जैसे बायोम में आपका है, स्थलीय बायोम कौन सा है, सागरीय बायोम कौन सा है, ये सारी बातें आपके मतलब कंप्लीट इकोलॉजी आपके सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, ये मैंने बता दिया है साइंस में आपको कि ऊर्जा प्रवाह किस तरह का होता है, 10% का क्या ऊर्जा प्रवाह होता है कि भाई एक जीव का में 100% एनर्जी है, यदि इसका शिकार करेगा कोई दूसरा जीव, जैसे हिरण का शिकार किया शेर ने, तो 10% एनर्जी का प्रवाह उसमें होता है, बस सिर्फ 10% का नियम है, ये बता चुका हूं मैं। जैव भू रासायनिक चक्र, उसके बाद में है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादप किस्में, ट्रांसजेनिक जीव या पराजीवी जीन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें आपने अलग से लिख दिया इस बार कि नई पादप किस्मों का विकास। अभी जो आपके पौधों की जो किस्म आप पढ़ते हो ज्योग्राफी में, वो आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ज्योग्राफी का पॉइंट लेकिन आपको पढ़ना साइंस में है।
ठीक है। जो जो करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा कि मक्का की नई किस्म की खोज की गई है, वो यहाँ पढ़ना है, सीधा सीधा प्रश्न आएगा क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है। जंतुओं का आर्थिक महत्व मतलब पशुधन आपको पढ़ना है। पादपों का आर्थिक महत्व मतलब पौधों से क्या क्या उनका औद्योगिक उपयोग आप कर सकते हो, वो आपको पढ़ना है। फिर आपके बायोलॉजी में क्या है, रक्त समूह है, रक्तदान है, आरएस फैक्टर है, रोगाणु, कुपोषण मतलब मानव रोग इसमें सिलेबस में सीधा सीधा है। मानव रोग है, रोग वाहक है और रक्त है, कुल मिला के रक्त है प्लस मानव रोग है। उसके बाद में है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, चयन अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक, धातु अधातु, इनके यौगिक, सामान्य उत्प्रेरक मतलब कुल मिला के ये दैनिक विज्ञान के ये 4 टॉपिक है जो शुरू में लिखे हुए हैं। कार्बन इसके अपरूप, हाइड्रोकार्बन वगैरह, ये 4-5 टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस, दृष्टि दोष वगैरह। बायोलॉजी में मानव शरीर की संरचना आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब जो मानव अंग आप पढ़ते हो वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको रोग और रक्त पढ़ना है मानव शरीर में, बाकी सारी दैनिक विज्ञान की चीजें आपके सिलेबस में है। इकोलॉजी आपकी पूरी है, ज्योग्राफी में भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे जाइए। उसके बाद में है रीजनिंग है। इसमें तो आप इसमें तो देखो हम भी कमजोर हैं, रीजनिंग मैथ हमारे बस की बात नहीं है, पर आपको तो पढ़ना है, छोड़ के नहीं जाओगे तो, अगर छोड़ के जाओगे तो 40% आपको मुसीबत में डाल देगा। ध्यान रखना है, इसमें आपके रक्त संबंध है, ठीक है, अक्षर श्रेणी है, संख्या श्रेणी है, घड़ी कैलेंडर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, लघुत्तम समापर्त एवं महत्तम समापर्त, औसत है आपके, लाभ हानि है, प्रतिशत है, जो जो आपके फेवरेट टॉपिक है वो सारे एक लाइन में डाल दिए लोगों ने, ठीक है। सीआई एसआई है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस एवरेज वगैरह सारे इन्होंने एक लाइन में डाल दिए है। ध्यान रखना रेशियो वगैरह सब सिलेबस में है। समय, चाल, दूरी, कार्य जो आपके सेंटर वाले टॉपिक होते हैं वो भी सिलेबस में ऐड किए गए हैं। त्रिभुज है, वृत्त है, दीर्घवृत्त, आयत, गोले, बेलन का क्षेत्रफल, ये भी आपको याद रखना है। गोले, बेलन, घन, शंकु का आयतन भी बड़ा सिलेबस है, ठीक है। मैथ रीजनिंग लगभग लगभग आपके ठीक ठाक ऐड की है। उसके बाद में आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, आलेख, स्तंभ लेख, वृत्त चित्र, रेखा आलेख, ये पहले भी सिलेबस में थे आपके। कोड एवं डिकोड, बैठने की व्यवस्था, मानसिक योग्यता एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, ये आपके रीजनिंग और मैथ का सिलेबस है, ठीक है। छोटा सिलेबस है, इतना कोई बड़ा नहीं है, पर फिर भी जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है उनको बहुत आसानी होने वाली है सीटी की परीक्षा में। करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके इस बार इन्होंने अलग से लिखा है कि प्रौद्योगिकी भौगोलिकी, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय मतलब आपके इंडिया का करंट अफेयर सिलेबस में है, प्लस राजस्थान का करंट अफेयर्स भी आपके सिलेबस में है, ठीक। यही बनपाल में है, यही एलडीसी में है, तो सबका सिलेबस राजस्थान करंट अफेयर में यही होता है, वर्ल्ड का बहुत कम पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीतियां, नागरिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य एवं नैतिक मूल्य। अब ये क्या बात होगी यहाँ पे, करंट अफेयर्स में आप क्या पढ़ रहे हो, नागरिक कर्तव्य, जो राजस्थान जो सॉरी इंडियन पॉलिटी में आपने पढ़ा है, जहां पर आपके मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं, नैतिक मूल्य वहां लिखे हुए हैं, अब वो चीजें आपको करंट अफेयर्स में भी ध्यान रखनी है। कैसे पढ़नी है वो हम आपको नोट डाल देंगे, अभी बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना भैया ना, थोड़ा सा फंसाने वाला टॉपिक है, नजर रखनी है इस टॉपिक पर। करंट अफेयर वाला तो वैसे है नहीं, पर दिया है तो हमें पढ़ना है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय अधिनियम 2022, मतलब आप जब चीटिंग करते हो पेपर में, आजकल खबरें आप पढ़ी रहे हो, किस तरह चप्पलें पहन रहे हो आप महंगी महंगी, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि आप इस तरह की कार्रवाई करोगे, घटनाएं करोगे, तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो वो सारी बातें आपके सिलेबस में जोड़ दी गई है। इस अधिनियम में मुख्य मुख्य प्रावधान क्या है, जैसे कि यदि आप पहली बार चीटिंग करते पकड़े जाते हो तो आपको क्या सजा मिलेगी, कितने रुपए का जुर्माना होगा, कौन सी धारा किस तरह का प्रावधान करती है, ये आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि आपकी परीक्षा सीईटी की है और सीईटी का मतलब है कि इसके अंतर्गत जो जो परीक्षाएं आपको लेनी है, जैसे कि यदि आप बनपाल की परीक्षा देते हो, यदि आप राजस्थान पुलिस की परीक्षा देते हो, यदि आप एलडीसी की परीक्षा देते हो, तो इससे लगभग 8 परीक्षाएं होनी है सीईटी से। और जो जो 8 परीक्षाओं में सिलेबस होना है वो सारा सिलेबस यहाँ कवर किया गया है। सीईटी का इतना बड़ा सिलेबस डालने का उद्देश्य यही है कि सीईटी में जो सिलेबस है उसी सिलेबस में से बनकर आपकी जो आने वाली परीक्षा है उसका सिलेबस बनेगा। बड़ा सिलेबस देने का पीछे उद्देश्य यही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना भी है ना, करंट अफेयर्स आपका एक मेजर रोल प्ले करेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। लगभग 10 प्रश्न करंट अफेयर से आपके पूछे जाने हैं। उसके बाद में आपका जो टॉपिक था, आप बोल रहे थे भाई क्या इस बार सिलेबस में ऐड होना है, वैसे तो आलोक राज जी ने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि जन स्वास्थ्य का टॉपिक है जो हम आपके सिलेबस में ऐड करेंगे। जन स्वास्थ्य में क्या क्या है देख लीजिए, प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड है कि बुनियादी बातें, और कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन सीपीआर किस तरह दिया जाता है, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा, यदि आप खेल रहे हो, खेलते खेलते आप गिर गए, आपके पैर में मोच लगी, तो उस समय आप प्राथमिक रूप से क्या करोगे, जो अस्पताल जाने से पहले की गतिविधि है उसमें आप क्या क्या चीजों का उपयोग करोगे, वो सामान्य जानकारी आपके सिलेबस में ऐड कर दी गई है।
ठीक है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार और उनसे बचाव के उपाय, जो अपने नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, वो कौन-कौन सी दवाएँ हैं, उनसे किस प्रकार बचा जा सकता है, क्या-क्या उनका प्रकार है, वो पढ़ना है। युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, ये आप आजकल का मुद्दा बना हुआ है, आपको पता है भाई, कोटा में भी आपके छात्रों को बचाने के लिए जो सुसाइड करते हैं, उसके लिए भी एक समिति गठित की गई है कि भाई किस तरह छात्रों को मानसिक जो उत्पीड़न उनका होता है या फिर जो मानसिक शोषण उनका हो रहा है, उनसे बचाया जा सके या डिप्रेशन से उनको बचाया जा सके। अभी आपके राजस्थान का बजट आया था 2026-27 का। 2026 बजट में एक कार्यक्रम था आपके ममता कार्यक्रम। मैंने बताया भी था, पढ़ाया भी था कि ममता कार्यक्रम को देखकर थोड़ा-सा डरना नहीं है, ये किसी और चीज़ से संबंधित नहीं है। इसका उद्देश्य है कि जो युवा है, युवाओं में मानसिक रूप से जो आपके डिप्रेशन की संभावना है, उनको बचाने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। तो ये ममता कार्यक्रम के उद्देश्य से बजट में इसका प्रावधान किया गया और कहीं न कहीं उसके बाद में हर एग्ज़ाम में लगभग-लगभग इसको ऐड किया जा रहा है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस अपन पढ़ लेंगे इसको। सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारक उपाय, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद में है आपके सिलेबस में कंप्यूटर है। कंप्यूटर की तो बेसिक चीजें ही आपसे पूछी जाती है, कोई डीप में आपसे कंप्यूटर नहीं पूछा जाता, लेकिन कंप्यूटर की विशेषता है, इसका उपयोग है, मेमोरी, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस आपके सिलेबस में है। कंप्यूटर का संगठन आपके सिलेबस में है, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, स्प्रेडशीट या फिर एमएस पावर पॉइंट की जानकारी आपके सिलेबस में दी हुई है। बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया आपके सिलेबस में दी गई है। संधि, संधि विच्छेद है, सामसिक पदों की रचना, समास विग्रह मतलब समास आपके सिलेबस में है। उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थक शब्द आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, ठीक है? तो वैसे और भी है, देख लीजिए। शब्द युग में, शब्द शुद्धि में आपके वाक्य शुद्धि भी है, शब्द शुद्धि भी आपके सिलेबस में है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, मुहावरे है, लोकोक्ति है, पारिभाषिक शब्दावली आपके सिलेबस में है और कार्यालयिक पत्रों से संबंधित ज्ञान की लेटर जो आप लिखते हो उसमें किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना होता है, परिपत्र, अधिसूचना, अर्धशासकीय पत्र, निविदा, प्रेस विज्ञप्ति आदि आपके सिलेबस में है। तो हिंदी का काफी बड़ा सिलेबस है, ठीक है? बहुत बड़ा सिलेबस तो नहीं, काफी बड़ा सिलेबस है, तो आपको ये एक मेजर रोल प्ले करेगा 40% वाले हिस्से में, ठीक है? क्योंकि आप आसानी से हिंदी को कर सकते हो। उसके बाद में है आपकी दुश्मन, मान लीजिए जो राजस्थान की तैयारी करने वाले होते हैं उनके लिए दुश्मन का काम करती है इंग्लिश। कारण, क्योंकि बहुत कम परीक्षाओं में इंग्लिश आती है और आती है, जैसे बीडीओ के पेपर में 10 प्रश्न थे, उसके लिए लोगों ने आंदोलन कर दिया कि हटा दो, कुछ और ऐड कर दो, है ना? तो वो आंदोलन तो होते रहेंगे, ध्यान रखना है इंग्लिश आपके सिलेबस में है और लगभग 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आपके आने हैं, ठीक है? टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंस है, वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, नरेशन आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आपके सिलेबस में है, यूज ऑफ पार्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स आपके सिलेबस में है, प्रीपोजिशंस आपके सिलेबस में है और क्या-क्या है आपके इंग्लिश में, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी एंड कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश आपके सिलेबस में है, ग्लोसरी, ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स आपके सिलेबस में है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, एक आपके पैसेज आएगा, ये ध्यान रखना, ये आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि आपको वो 20वीं वाली लाइन मिलाने की आदत लगी हुई है, तो 2-5 नंबर आप यहाँ से खींच लोगे, है ना? कि मिल गई लाइन ऑप्शन में और वही लाइन आपके पैसेज में मिल गई तो आपका 1 नंबर तो पूरा हो गया। तो ये आपके एक बार सिलेबस में ऐड किया हुआ है, तो वीडियो में भी यही हुआ था, एक पैसेज दे दिया और आपका काम आसान हो गया। तो नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, लेटर किस तरह लिखते हैं, उनकी क्या नॉलेज होनी चाहिए, प्रारंभिक नॉलेज आपके प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी नॉलेज जो भी है वो आपके सिलेबस में ऐड की गई है। इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके मेन रोल प्ले करेंगे और जिससे हिंदी इंग्लिश जिनसे नहीं होती है, कृपया करके हिंदी की जो मैं बुक बता चुका हूँ आपको वीडियोज में बार-बार बोल चुका हूँ, 9 से 12th की एनसीईआरटी आती है, उसको ले लीजिए, आपका हिंदी वाला काम आसान हो जाएगा। क्योंकि वहां से जब आरएस जैसी बड़ी एग्जाम्स में हूबहू प्रश्न आते हैं, तो आपकी सीईटी की तो बात ही क्या है, ठीक है? तो वो बुक लेनी है, उसको पूरा पढ़ना है। जैसे मैंने आर्ट एंड कल्चर की बताई है कि 10वीं क्लास की बुक पढ़नी है आपको, जो नई वाली बुक आई है, वो भी मैंने वीडियो में डाली हुई है, वो बुक आपको लेनी है। क्योंकि आरपीएससी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों को टारगेट करती है और अधीनस्थ बोर्ड किसको टारगेट करता है? 10वीं क्लास की बुक है, 9वीं क्लास की बुक है, उसको टारगेट करता है। अब इन सारी बातों में एक बात आती है कि क्या 40% लाना आसान है? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, क्या 40% अंक लाना इतना आसान होगा? 40% अंक हम कैसे लाएँ? कोई कह रहा है कि मेरे से मैथ नहीं होगी, कोई बात नहीं। गणित, उसके बाद में है इंग्लिश। यदि आप कंप्यूटर को भी इसमें ऐड कर दे तो कर दीजिए, ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट को यदि आप साइड में करते हो, बात चल रही 40% की। यदि आप
केवल राजस्थान का पोर्शन अच्छे से कर लेते हो। राजस्थान के पोर्शन में मैं बात करूं, राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान कल्चर है, राजस्थान का इतिहास है और राजस्थान की संस्कृति है। 15 क्वेश्चन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के कहीं नहीं जाने वाले हैं। 15 से 20 क्वेश्चन इसके आने हैं। 15 से 20 क्वेश्चन राजस्थान के भूगोल के आने हैं। मैं राजस्थान के पार्ट की बात कर रहा हूँ। 15 से 20 क्वेश्चन राजस्थान के भूगोल के आने हैं। करंट अफेयर में यदि मैं कुछ क्वेश्चन को जाने दूं, कुछ प्रश्नों को भूगोल में जाने दूं, तो भी कम से कम 10 प्रश्न राजस्थान की अर्थव्यवस्था से आने हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से आने हैं। सब कुछ काट पीट के 10 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी के आने होंगे। राजस्थान पॉलिटी के आने होंगे। 30-50 प्रश्न तो राजस्थान का पोर्शन है। यदि मैं करंट अफेयर को हटा दूं, 50 प्रश्न यदि राजस्थान के पोर्शन से आपके सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 120 प्रश्न टोटल है, उसमें से 50 प्रश्न आपके यहां से आने हैं। उसके बाद में आप क्या पढ़ोगे? हिंदी पढ़नी है और साइंस पढ़नी है। ये हो गया आपके 70 प्रश्नों का जुगाड़। 60 प्रश्न लाते हो तभी आपका 50% बन जाता है। और आप अगर 70 प्रश्न टारगेट करते हो, तब आपने इंडियन पॉलिटी हटा दी है, इंडियन ज्योग्राफी हटा दी है, इंडियन करंट अफेयर्स हटा दी है। करंट अफेयर पूरा हटा दो आप, तब भी रीजनिंग भी आप यदि पढ़ते हो तो भी आपके 70 प्रश्न तो यहाँ से आ रहे हैं। और ये उम्मीद करूंगा कि राजस्थान की तैयारी करने वाले हर एक छात्र कम से कम राजस्थान के सब्जेक्ट जो 50 नंबर का आना है, वहां तो आप स्ट्रांग होंगे, क्योंकि हर एग्जाम में करते करते इतना समझ में आ चुका होगा आपके। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि 70-40% आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सिलेबस बड़ा जरूर है, लेकिन सब्जेक्ट यदि आप देखोगे कि जो जो आपसे सब्जेक्ट नहीं आता, यदि आप उसको साइड कर भी देते हो तो भी आपका काम आसान हो रहा है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के है, राजस्थान भूगोल के प्रश्न खूब आ रहे हैं, राजस्थान पॉलिटी के प्रश्न खूब आपके सिलेबस में है, हिंदी के प्रश्न खूब आपके सिलेबस में है, तो आप कर सकते हो। साइंस, दैनिक साइंस आप कर सकते हो आराम से। रीजनिंग आप कर सकते हो। यदि कंप्यूटर, मैथ और इंग्लिश को साइड भी कर दे, तब भी आपका 40% का काम आसानी से हो जाता है। कोई 40% जो डराने वाली बातें हैं कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, क्या 40% ला पाएंगे? देखो भाई, यदि सिलेबस बड़ा है, आपका लेवल छोटा है, क्योंकि सीटी 12th का लेवल है, आपसे गहराई वाले प्रश्न नहीं पूछेंगे। नहीं पूछेंगे कि कालीबंगा में किस तरह के मृद भांड मिले। सीधा पूछेंगे कि भाई कालीबंगा में निम्न में से कौन कौन सी बातें हैं। मोटी मोटी बातें पूछ लेंगे, कौन सी नदी के किनारे है, कब इसकी खोज हुई है, कौन खोज करता है, उत्खनन करता कौन है, इस तरह की मोटी मोटी बातें पूछेंगे, आपका काम हो जाएगा। परीक्षा के लेवल के हिसाब से, परीक्षा के स्टैंडर्ड के हिसाब से, कितनी बड़ी परीक्षा है उस हिसाब से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। यदि आप पिछला पेपर उठा के देखोगे, उसमें करंट अफेयर टफ थी, मैथ रीजनिंग के अच्छे प्रश्न थे, लेकिन राजस्थान जी के तो वही थी जो आपके पूछी जा रही है कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र है। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, वही आपके सिलेबस में है। 40% में ये जो डराने वाली बात है, आपको डरना नहीं है, आपका काम आसानी से हो जाएगा, बशर्ते आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। प्रॉपर सीईटी का सिलेबस टारगेट करते हुए आपको पढ़ना है, क्योंकि यही सिलेबस सीईटी से जो भर्ती निकलनी है, आने वाली भर्तियों में यही सिलेबस होने वाला है। और आपको पता है कि जो राजस्थान पुलिस की परीक्षा दे रहा है, उसको पता है कि 9,000 पुलिस की वैकेंसी आनी है। ग्राम विकास अधिकारी जो कि आपके सीईटी के स्नातक लेवल से आएगी, लगभग लगभग यही सिलेबस, ये सब्जेक्ट तो उसमें सेम रहने हैं। भाई ये जो सिलेबस है आपके 12th वाली सीईटी का, ये ग्रेजुएशन वाली में लगभग सेम रहना है, बस उसमें इंडियन पोर्शन बढ़ जाता है ना। इंडियन हिस्ट्री उसमें बढ़ जाती है, इंडियन पॉलिटी उसमें बढ़ जाती है, साइंस उसमें बढ़ जाती है, तो बस वो जीके वाला पोर्शन उसमें बढ़ जाता है, बाकी मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश तो सेम ही रहनी है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि आपको वीडियो में आपके 5,000 भर्ती आनी है। अब यदि किसी ने सीईटी पास नहीं की, किसी का सपना है ग्राम विकास अधिकारी बनने का, तो क्या मतलब आपके सीईटी पास नहीं हुई तो 3 साल तक आप बैठे रहो। फिर जो आरपीएससी भर्ती लेती है, या फिर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, उनकी तैयारी करो। बीडीओ, पटवार, पुलिस, इस तरह की बहुत सारी परीक्षा आपके हाथों से निकल जाएगी, एलडीसी, बनपाल है। ठीक है। कुल मिला के सीईटी को बहुत सीरियस लेना है और तैयारी करनी है प्रॉपर तरीके से। यही है आप आज की क्लास। और राजस्थान पॉलिटी हम शुरू कर चुके हैं, मैंने बता दिया था आपको कि राजस्थान पॉलिटी क्लास शुरू हो चुकी है, केवल सीईटी को टारगेट करते हुए। और इसमें चाहे 12th वाली सीईटी की बात हो या ग्रेजुएशन वाली सीईटी की बात हो, दोनों ही हिसाब से अपन पढ़ेंगे, सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे। ये गारंटी है कि आपने देखा होगा, मैंने डाला था कि भाई धनपाल के लिए भी डाला था, उससे पहले पीएसआई में करंट अफेयर जो भी मैंने पढ़ाया है, जो जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए पीएसआई में पढ़ाया था, वहां करंट अफेयर के प्रश्न थे। वहां मैंने बताया कि किस तरह के प्रश्न आने थे, और प्रश्न आए थे, मैंने डाला थे यूट्यूब पर। ठीक है। उसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लगा था, वहां ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई थी, कल्चर मैंने पढ़ाई थी, करंट अफेयर्स वहां पढ़ाई थी, उससे प्रश्न आए थे।
आपको निश्चिंत होकर तैयारी करनी है, कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पर करवाया जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राजस्थान पॉलिटी क्लास ज़रूर से उनको ज़रूर देखना, शेयर क्लास शुरू हो चुकी है, अपने दोस्तों तक शेयर करना सेशन को, टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करना, वहाँ इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और बाकी की आने वाली क्लासेस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। धन्यवाद।